चंद रोज पहले पिछले हफ्ते उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हम फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो जी कर दी उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक। जी अमित शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया टारगेट करके, यानी जस्ट टारगेट है कि बस आप बोलें इस तरह थोड़ा रेजिस्ट करें तो हम ये करें। एक इंडियन सबमरीन जो नेवल है, इंडियन नेवी का एक सबमरीन जो है वो इंटर हो रहा था पाकिस्तान के। पाकिस्तान तमन की भीख मांगता है, उनको बार बार कहता है कि जंग मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात करें। 13 राउंड हो चुके हैं, 17 महीने गुजर चुके हैं। मेरी मुराद आज की उस खबर से है जिसमें कि ये कहा गया कि भारतीय आबदोज ने पाकिस्तान की समुद्री हदूद के अंदर, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह ने बोला था कि इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी तो वो पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकता है। इसी से डरा पाकिस्तान, जिसने आज इंडिया को एक खतरा दिखाने की कोशिश की दुनिया के सामने। एक प्रेस रिलीज की डीजी आईएसपीआर ने, एक वीडियो निकाला और बोला कि इंडिया की सबमरीन 16 अक्टूबर को 3 दिन पहले पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसने की कोशिश की थी। पाकिस्तान तमन की भीख मांगता है, उनको बार बार कहता है कि जंग मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात करें। 13 राउंड हो चुके हैं, 17 महीने गुजर चुके हैं और भारत अब खामोश बैठा है, अगले राउंड का इंतजार कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जिसके साथ अभी इस वक्त तनाज़ा तो मौजूद है, कश्मीर का तनाज़ा मौजूद है, लेकिन जंग की हालत नहीं है। पाकिस्तान जानता है कि कश्मीर के ऊपर भारत ने गैर कानूनी नाजायज कब्जा किया हुआ है और पाकिस्तान उसको छुड़ाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के किसी भी इलाके पे कब्जा नहीं किया हुआ कि भारत के लिए वो परेशानी या बेचैनी का बायस हो। फिर भारत पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना इक़दामात क्यों करता है, जहारियत क्यों करता है? मेरी मुराद आज की उस खबर से है जिसमें कि ये कहा गया कि भारतीय आबदोज ने पाकिस्तान की समुद्री हदूद के अंदर, पाकिस्तान के पानियों के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन ये कोई पहली कोशिश नहीं, ये भारत की तरफ से तीसरी कोशिश है। पुलवामा के वाक़े के बाद कुछ अरसे बाद ही पहली कोशिश की गई और गालिबन कहा जाता है कि वो उनकी न्यूक्लियर सबमरीन थी जो उस तरफ आई, और उसके बाद भी ये पिछले साल से लेके इस वक्त तक नेवी बताती है कि ये 3 दफा भारत हरकत कर चुका है। इस खत्ते में जो नई ग्रुप बंदियां हो रही हैं उसी के हवाले से बात करेंगे, और इसके साथ साथ अमित शाह जो हैं वो इस वक्त इसराइल के दौरे पर हैं। पाकिस्तान में सियासी जो ड्रामा है वो भी अपने अरूज पर है। हुकूमत अपना दिफा भरपूर तरीके से कर रही है, चाहे वो महंगाई ही क्यों ना हो, और अपोजिशन की तरफ से भी इस मर्तबा हुकूमत को गिराने की भरपूर मनसूबाबंदी की आवाजें आ रही हैं। आप क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पे? पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी इंतशार का शिकार है और पिछले 10 दिन से ना सिर्फ हर पाकिस्तानी परेशान है कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है, पाकिस्तान कहां जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भी परेशान हैं। वहां के इंटीरियर मिनिस्टर जो उनके अमित शाह साहब हैं बीजेपी के, हु सेकंड इन कमांड आफ्टर मोदी, तो उन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक का भी उन्होंने कर दिया, एक उन्होंने मैसेज भेज दिया है। अमेरिका में भी तज्जिए हो रहे हैं, सारी दुनिया में तज्जिए हो रहे हैं एक ऐसी चीज पे जिसकी कोई मेरे ख्याल में अहमियत इतनी होनी नहीं चाहिए थी, और अगर उसकी अहमियत है तो फिर आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उसके कोई बिल्कुल हालात नहीं है। आईएसआई के डीजी की अपॉइंटमेंट की वजह से अगर पूरा पाकिस्तान रुक गया है तो फिर इससे दुनिया में सबसे बड़ा मैसेज क्या जा रहा है कि फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप ये मैसेज भेज रहे हैं पूरी दुनिया में कि जनरल फैज हमीद के बगैर आप गवर्नमेंट नहीं चला सकते, आप किसी काम के नहीं है। जनरल फैज हमीद अगर पेशावर कोर में चले जाते हैं, पेशावर वहां अपनी अपॉइंटमेंट पे चले जाते हैं तो आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, आप कुछ भी कर नहीं सकेंगे, आप मफलूज हो जाएंगे। तो फिर इसमें तकवीयत मिलती है कि जिस तरीके से लोग ये कहते हैं कि आपकी पोजीशन एक इस्लामाबाद के मेयर की भी नहीं, तो आप इस बात को काउंटर किस तरह करेंगे? तो इन हालात में दुनिया ने कैलकुलेट कर लिया है। अमित शाह ने कहा है कि हम घुस के मारेंगे, आप फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। मैं उसके तज्जिए में जाना चाह रहा था पहले इस हवाले से कि जिस तरीके से मोदी साहब ने इंडिया को यह रगमाल बना रखा है और उनकी सिर्फ और सिर्फ सियासत 3 चीजों पे चलती है: पाकिस्तान को धमकी देना, पाकिस्तान के साथ वार मांगरिंग करना, वहां प्रोग्राम बनाना, कश्मीर पे जुल्म करना
और जो 23 करोड़ मुसलमान इंडिया में है उनकी जिंदगी पे जितना जुल्म करेंगे उतने ज्यादा वो वोट हासिल करते हैं और ये उनकी कामयाबी का से जयशंकर साहब, जो डॉक्टर जयशंकर हैं, उनके वजीर खारजा इस वक्त इजराइल के दौरे पर है और जो नया एक इत्तेहाद हो रहा है, नया क्वाड बन रहा है वहां पे, वो ये है कि इंडिया, दुबई, इजराइल और अमेरिका ये इकट्ठे हो रहे हैं उस रीजन में आगे ग्रो करने के लिए, इकोनॉमी भी और डिफेंस भी। और इन हालात में आपकी अगर इस वक्त चीजें मैं अगर यहां बैठे हुए वॉशिंगटन डीसी में डिस्कस करूं तो एक तो DGISI का स्टेटमेंट, आप अभी तक तोशाखाना का जवाब आपने नहीं दिया, नैब को आपने उस पर आपका तशवीश है, उसके बाद आपने कई और एक्सटेंशन आने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खान साहब जो कहते हैं 22 साल की जद्दोजहद के बाद वो जीत कर आए हैं, मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा कि खान साहब हमेशा ये कहते थे नवाज शरीफ साहब जो है और जरदारी साहब ये कौमी असम्बली के सेक्शंस में नहीं आते। खान साहब आप जाते हैं, आप सवालों का जवाब देते हैं। इस वक्त आपकी कौमी असम्बली मफलूज हो चुकी है। आप पूरी गवर्नमेंट चला रहे हैं ऑर्डिनेंस की वजह से। आपने एक ऐसी स्टैंप रखी, रबड़ स्टैंप, जो आप ऑर्डिनेंस बनाए जा रहे हैं और उस पे गवर्नमेंट चला रहे हैं। इसको गुड गवर्नेंस कहेंगे आप? कि आप एक जमहूरियत को आप आगे लेके आना चाहते हैं। आपने मैं कई चीजें और भी डिस्कस करना चाहूंगा बल्कि अगले इसी सेगमेंट में, कि जो नौजवान आपके इस वक्त नौजवान और इकॉनमी जो मायूस हैं लोग, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? मेरी एक यहां पे महंगाई के हवाले से एक बात ये जरूर करना चाहूंगा कि आपने हजरत उमर की मिसाल देते हैं हर चीज में। लोगों का आपके ऊपर इत्मीनान उठ चुका है। इस महंगाई के हालात में लोग आपके साथ खड़े तब होते अगर आपने अकाउंटेबिलिटी की होती, अगर आपके वुज़रा, आपके MNA वो 5-5 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं और 4-4 गाड़ियां लेके घूमते हैं। इन हालात में गरीब का बच्चा जो 20 से 25 हजार कमा रहा है वो उनको देख रहा है, उनका आपसे इत्मीनान उठ चुका है। और जिस तरीके से रिंग रोड के डाके पड़े हैं, जिस तरीके से आपके वो हबीब बैंक कॉन्ट्रैक्ट में 7 अरब रुपए का डाका पड़ा है, आप उन पे खामोश रहे हैं, आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं दी है। लोग अब आपकी बातों पे यकीन नहीं करते। इन हालात में जरूरी था कि आप लीडरशिप दिखाते, आप लोगों को अपने पेट से कपड़ा उठा के दिखाते कि देखें कि अगर आप भूखे हैं तो हम भी भूखे हैं। लेकिन आपने शुगर माफिया को साथ टेबल पे बिठा रखा है, बिजली माफिया के साथ आप हैं, आप हर माफिया को आपने अपनी कैबिनेट में बैठा रखा है। तो लोग आपके साथ आपकी महंगाई पे जो तकारीर हैं उन पे किस तरह एतमाद करेंगे? क्यों करेंगे एतमाद? क्योंकि हर करप्ट आदमी के साथ आप खड़े हैं, अकाउंटेबिलिटी आप नहीं कर सके। और दूसरा जो नैब में आपने तरामीम की है अमीर तबके को बचाने के लिए, तो उसमें लोग आपके ऊपर आपकी बातें क्यों सुने? अगले दिन आपके वो गंडापुर साहब ने जाके तकरीर कर दी है कि 9 रोटियों की बजाय 10 रोटियों पर बजाय 9 रोटियों पर गुजारा करें, 10 चीनी के चमचों पे 9 पे गुजारा करें। वो खुद भी तो दिखाएं, आप तो खुद 10 करोड़ की गाड़ी पे घूम रहे हैं, आप खुद साइकिल पर हो तो लोग बात माने भी ठीक है जी पेट्रोल हम देखें। यही मैं बात आज मैं थोड़ा सा एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ईरान में हालात खराब हुए इमाम खुमैनी दौर में, तो किसी ने जाके BBC का कोई बैठा था बंदा, इमाम खुमैनी से इंटरव्यू लेने लगा तो उन्होंने कहा जी हालात बहुत खराब हो चुके हैं बाहर। तो आप इमाम खुमैनी दौर में किसी ईरानी से इंटरव्यू लिया, तो मार्केट में बैठा था ईरानी, तो उसने कहा कि आपके हालात बहुत खराब हो चुके हैं, आपका इमाम खुमैनी के बारे में क्या आइडिया है? उसने वो चीनी की डली जो ईरानी चाय में डाल के पीते हैं, उसने उठा के कहा था मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि यही चीनी की डली मैं अपनी चाय में डालता हूं और मैं यही चीनी की डली इमाम खुमैनी भी अपनी चाय में डालते हूं। तो अगर कौम को इस तरीके से यकीन ना हो, आपके सारे जो आपके टेबल पर बैठे हुए लोग जो हैं इस वक्त, अगले दिन मैं हैरान हूं कि इरशाद भट्टी साहब ने एक प्रोग्राम में कहा है कि 20,000 इस वक्त आपकी एस्टेब्लिशमेंट और 20,000 लीडर ऐसे हैं जो डुअल नेशनलिटी रखते हैं। तो मेरा मकसद है कि अगर ये हालात हो मैं साफी साहब का एक प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने कहा था इस वक्त फौज के साथ जो हालात हैं, अगर कश्मकश शुरू होती है तो आपकी कैबिनेट में से 5 लोग भी चैलेंज किया उन्होंने